कैसे हो बेटा? ठीक है सर। आज बेटा हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे। न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बेटा? एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का पूरा एक ग्रुप होता है जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अलग अलग पोजीशन पे फैले होते हैं। जैसे ये सेल है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है और ये पूरा न्यूक्लियर एनवेलप है। इसके बाद बेटा ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ये पूरा था, इसमें कुछ अलग अलग कुछ ऑर्गन्स होंगे जो जिनका फंक्शंस, जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से एसोसिएटेड होगा। ये जो ये ऑर्गेनेल हैं, ये सब इनको कुल मिलाकर के आपस में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बेटा साइटोप्लाज्म में फैल करके कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नेटवर्क जैसा बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। इस तरह से ये गोल्जी बॉडी है। ये वैक्यूल है। सेल के अंदर जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये इसमें मैं थैलाकोइड दिखा रहा हूँ, और ऐसे वो स्ट्रोमल लैमेली है। ये पूरा स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है कि ये जो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब इनके फंक्शंस इनके साथ, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, गोल्जी बॉडी है, इनके साथ कोरिलेट नहीं होते। अलग फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन इसका भी अलग फंक्शन है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं सेल के, बट ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं? पहला तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दूसरा इसमें गोल्जी बॉडी आता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा इसमें आता है लाइसोसोम्स, और चौथा आता है वैक्यूल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमें यही 4 ऑर्गेनेल पढ़ने हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, गोल्जी बॉडी पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है और वैक्यूल पढ़ना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब से इन्वेंशन हुआ है, तब से अंदर की चीज़ें सेल के वो डिस्कवर हुई हैं, उनके ऊपर स्टडी ठीक ठाक से हो पाई है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्स द structures which are present in the cytoplasm and form sub network called endoplasmic reticulum। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बेटा कुछ सिस्टर्नी, कुछ वेसाइकल्स इसमें मिलती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और एक के ऊपर एक तह बनती चली जाती है, और ये साइटोप्लाज्म में फैली रहती हैं। तो इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी भी इन्हीं से बनती है। ये जो गोल्जी बॉडी है बेटा, ये इनका भी जो फंक्शन है इनके साथ काफ़ी संबंधित है। तो और ये वैक्यूल,
लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी के जो वेसाइकल्स होती हैं उनसे लाइसोसोम बनते हैं। तो ये सभी जो जितना भी ये जो ऑर्गेनेल यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फंक्शन में, एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर काम करते हैं और इस तरह से ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है तो ये दिखाई पड़ते हैं हमें कुछ स्ट्रक्चर्स। तो ये जो बेटा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इसी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होते हैं ये कुछ सिस्टर्नी और कुछ ट्यूब्यूल्स। तो हम दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे और दोनों तरह में हम कहाँ पे ट्यूब्यूल्स होते हैं, कहाँ पर सिस्टर्नी होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे ये आप देख रहे हो तो ये सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स में क्या फ़र्क, जैसे सिस्टर्नी जो होती है वो फ्लैट होती है, जैसे ये हम स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं ऐसे, और ये दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर हैं, तो ये है सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स थोड़ा सा क्या होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से। और ये ब्रांच हो सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे, इसमें से भी कुछ और ट्यूब्यूल्स निकले हुए हैं, यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स निकले हुए हैं, ये इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ट्यूब्यूल्स इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूब जैसे। सिस्टर्नी फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखो मेम्ब्रेन है, बीच में ल्यूमेन है, जो स्पेस है बीच में इसको ल्यूमेन कहेंगे यहाँ पर। तो ये सब क्या है बेटा, सिस्टर्नी। और इन्हीं में अगर हम बना दें ट्यूब्यूल्स ऐसे लगे हुए हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं इसी में, क्योंकि ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेटा ये सिस्टर्नी से एसोसिएटेड होते हैं, फ्री भी होते हैं अलग और लगे हुए भी हो सकते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स बेटा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, इसमें देखो ब्रांच लगी हुई है ऐसे, या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं तुमको सिस्टर्नी, और ये जो हम इधर हमने दिखाया ये हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वेसाइकल्स क्या है, वेसाइकल्स जो बेटा होती हैं, ध्यान से समझना, वेसाइकल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ग्रेन्यूल लाइक। अब जैसे साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट है जो वेसाइकल से दोनों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्मॉल बॉडीज़ होती हैं। तो ये इनको हम वेसाइकल्स कहते हैं, जैसे ये ऐसे, ये है वेसाइकल। तो बेटा इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। गोल्गी बॉडी जब पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वेसाइकल्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी बेटा, एक मिलेंगी सिस्टर्नी, दूसरे मिलेंगे ट्यूब्यूल्स और तीसरे मिलेंगे वेसाइकल्स, ठीक है। तो ये बेटा अब ये सिस्टर्नी है, तो एक दूसरे के से जुड़ी हुई सिस्टर्नी है, और ये एक नेटवर्क सा बना लेती है, साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। साइटोप्लाज्म का बड़ा हिस्सा ये कवर करती हैं और नेटवर्क बना लेती है, इसलिए मतलब रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है ये साइटोप्लाज्म के अंदर का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ साइटोप्लाज्म होगा बेटा, और यहाँ पर भी कुछ साइटोप्लाज्म होगा अलग। जो इसके ल्यूमेन में होगा, जो कुछ होगा जो बाहर होगा। तो ये साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट देती है ना, जो अंदर है ल्यूमिनर और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। ये साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। दो हिस्सों में साइटोप्लाज्म बट जाता है पूरा। क्लियर है बेटा? तो बेटा आगे हम लोग देखेंगे, अब हम ये देखेंगे टाइप्स इसके कितने कितने। हम ये तो बेटा अब इनके टाइप्स देखेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक होता है
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने 60 में लिख दिया RER, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब बेटा क्या होता है कि यहाँ पर ये जो या सिस्टर्नी होंगी, इसके ऊपर बेटा राइबोसोम अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? राइबोसोम अटैच होंगे। अब राइबोसोम जब अटैच होंगे बेटा तो इनके वजह से इनकी सरफेस अपीयर होगी रफ। कैसी अपीयर होगी? रफ। ग्रेन्यूल्स, ऐसे लगेंगे कि ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये बेटा इनको हम ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये वो बेटा होती है नॉन ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर। जो ग्रेनुलर होगी इसका मतलब राइबोसोम लगे हुए हैं, तो RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होगी स्मूथ, S फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो ये बेटा ग्रेन्यूल्स इस पे अटैच होंगे, और ग्रेन्यूल्स क्या होंगे? और राइबोसोम होंगे। इस पे ग्रेन्यूल्स अटैच नहीं होंगे, मतलब राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, तो इसकी सरफेस दिखेगी बिल्कुल स्मूथ। कैसी दिखेगी? स्मूथ दिखेगी। और इसकी सरफेस कैसी दिखेगी? ग्रेन्यूलर दिखेगी, रफ दिखेगी। ठीक है, तो इस पे क्या अटैच होते हैं बेटा? राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे कि राइबोसोम अटैच नहीं होते। ठीक है, यानी इसकी सरफेस जो होती है वो आपको कैसे दिखाई पड़ेगी? सरफेस रफ अपीयर होती है, और इसकी सरफेस कैसी अपीयर होती है बेटा? स्मूथ होती है। इतना क्लियर है? और इसमें बेटा सिस्टर्नी प्रेजेंट होंगे मेनली, ओनली नहीं बेटा, मेनली। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पे लौटाओ, हमने यहाँ पे सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स बताया था। हमने कहा जो फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे 1 by 1 लगे होंगे, वन अपॉन अनदर, ऐसे, और एक नेटवर्क बना लेंगे, जैसे इधर भी बनाया है हमने, इधर भी दिखाया है। तो ये सिस्टर्नी बेटा RER में आपको ज़्यादा मिलेंगे मेनली, और SER में आपको मेनली मिलेंगे कौन सा? ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। किस में? SER में। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें केवल RER में केवल सिस्टर्नी मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स मिलेंगे नहीं, होंगे। ठीक है, इन्हीं से अटैच सिस्टर्नी होंगे, सॉरी ट्यूब्यूल्स होंगे, सिस्टर्नी तो यहीं है, और ऐसे नेटवर्क सा बना लेंगे पूरा उसमें। ठीक है बेटा, लेकिन मेनली क्या होंगे इसमें? सिस्टर्नी होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो RER है, देखो हमने बराबर से दोनों में लिख दिया। आप डिफरेंस समझोगे तो डिफरेंस भी है और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करेंगे तो ये इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ग्रेन्युलर होती है, इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, इसकी सरफेस राइबोसोम की वजह से रफ दिखाई पड़ती है, और इसमें सिस्टर्नी ज़्यादा होते हैं, मेनली सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन देखेंगे, अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। और जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होती है, एक्टिवली मेटाबोलाइट्स बनाती है, प्रोटीन बनाती है, तो वो उस सेल में RER के नंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखेंगे हम लोग SER का। SER का फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको लिपिड और स्टेरॉयड लिपिड सिंथेसिस।
देखो इनका काम हमने देखा है केवल प्रोटीन सिंथेसिस, और इनका काम होता है ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, स्टेरॉयड बनाना। तो जो सेल्स होती हैं एडिनल ग्लैंड की सेल्स हैं, गोनाड्स हैं, उनमें ये सब ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। ये जो सेल्स हैं ये जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉबलेट सेल्स हैं, उन सेल्स में RER के नंबर ज़्यादा होंगे। कौन कौन से सेल बताए? पैनक्रियाज बताया, लीवर बताया और गॉबलेट सेल्स एक्सेट्रा। वो जो हार्मोन ज़्यादा एंजाइम बना रहे हैं, वो सेल्स जो ज़्यादा एंजाइम सिक्रेट कर रही हैं, ज़्यादा एंजाइम बना रही हैं, हार्मोन बना रही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बना रही हैं, जो प्रोटीन बना रही हैं किसी भी टाइप की, तो उनमें RER ज़्यादा होंगे, क्योंकि RER में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से RER क्योंकि प्रोटीन बनाती है, तो वो सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनमें RER के नंबर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है बेटा। तो दो बातें आपने देखा यहाँ पर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हेल्प करती है ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में, ग्लाइकोलिपिड बनाने में, स्टेरॉयड बनाने में और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करने में। ठीक है, ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन बनाने में ये हेल्प करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एडिपोज टिश्यू होंगे, जो एडिपोज टिश्यू और लीवर में वो सेल्स जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ पर SER होंगे। लीवर की अदर सेल जो प्रोटीन अदर चीज़ें बनाती हैं वो वहाँ पर, या पैनक्रियाज में, या अदर ऐसे जो ग्लैंड्स हैं, गॉबलेट सेल्स वगैरह, उनमें आपको RER देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब कुछ ये जो सिस्टर्नी है बेटा, ये फैल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाती हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं, और ये ज़्यादा ग्रो करके ऐसे ये साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में भी आ जाती हैं कभी कभी, सब में नहीं होता है, समटाइम्स इट कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब साइटोप्लाज्म में फैली हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलेंगी तो क्या होगा कि ये बाहर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं समटाइम्स, लेकिन मेनली बेटा इनका काम होता है इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होना। ये जो अंदर जो कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना है, एक सेल से दूसरे ऑर्गेनल्स में किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसका काम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मेन काम इनका ये। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेन काम है ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होना, और ये जो चीज़ें ग्लाइकोजन एक्सेट्रा जो बताएं उनमें इन्वॉल्व होना। क्लियर है? इरेज करें। स्ट्रक्चर समझ लिया हम लोगों ने, फंक्शन भी देख लिया। जरा फंक्शन अलग अलग इसको ठीक से समझ लो। जैसे फंक्शन हमने RER का बताएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो मेन फंक्शन क्या है बेटा इसका, जरा बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और मॉडिफिकेशन। एंड ट्रांसपोर्ट। देखो इधर हमने रफ कर दिया, मान लो यही रफ RER है, तो बेटा RER अगर साइटोप्लाज्म में फ्री RER है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है ना बेटा, लेकिन यहाँ पर भी होती है फ्री साइटोप्लाज्म जो फ्री राइबोसोम है उनमें भी। यहाँ पे जो अटैच्ड राइबोसोम है, यहाँ पर भी क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के यहाँ पर ल्यूमेन में इसके मॉडिफाई होती है। मेन मॉडिफिकेशन आपको
गोल्जी बॉडी में मिलेगा, लेकिन यहाँ भी मॉडिफिकेशन थोड़ा सा होता है। मॉडिफिकेशन होकर के ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होना, फिर ये वेसिकल की फॉर्म में बाहर भी निकल जाती। अगर प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है तो यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल है, उससे भी ये बाहर जा सकता है। नहीं तो सेल के दूसरे पार्ट में, किसी दूसरे पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये काम है। दूसरा, अगर हम SER का देखें तो SER का मेन काम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना। ग्लूकोज है सेल में, ठीक है, वो न्यूट्रिशन से मिला है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में सिंथेसाइज करने का काम क्या होता है? SER का होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में, प्लस स्टेरॉयड का सिंथेसिस करना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, इनका काम होता है। प्लस इनको ट्रांसपोर्ट करना भी इनका काम होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ? ट्रांसपोर्ट विद इन सेल, सेल के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये फंक्शन करती है सर, ठीक है। कुछ सेल में बेटा ये कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करती हैं, जैसे सार्कोप्लाज्म हो गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो हम पहले इनका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। ये इरेज करें। ये जो ER है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मॉडिफाई होती है और मॉडिफाई होकर के कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाती है अलग अलग सेल में। जैसे मसल सेल में या नर्व सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, नाम तो सुना होगा बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये मसल सेल है, तो ये मसल सेल में ये सार्कोप्लाज्म है, ये सार्कोलिमा है, और यहाँ पर बेटा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफाई रूप होता है। ये मॉडिफाई होकर के बनाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाती है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं कैल्शियम आयंस। क्या स्टोर होते हैं बेटा? कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयंस और इसके अलावा कुछ एनर्जी देने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपाउंड भी स्टोर होते हैं अलग अलग सेल में। हम देखेंगे नर्व, इसमें मसल सेल में क्या होता है कि जब भी नर्व इम्पल्स आते हैं तो यहाँ पर ये एक्साइट होती है और कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, और कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करके अपटेक कर लेते हैं, और मायोसिन और एक्टिन फ्री होकर एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनता है। मसल कंट्रैक्शन में आप लोग देखोगे तो मसल कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कैल्शियम आयन का रिलीज होना, और वो कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं कहाँ पर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मॉडिफिकेशन है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ER का मॉडिफिकेशन, ठीक है। कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती हैं जिनको हम माइक्रोसोम्स बोलते हैं। ये माइक्रोसोम्स बेटा छोटी छोटी वेसाइकिल, जैसे हमने वेसाइकिल्स की बात करी थी, ये इंडोप्लाज्मिक के फ्रेगमेंट हैं, इनसे छोटी छोटी वेसाइकिल्स बन जाती हैं जिनको माइक्रोसोम्स कहते हैं। ये माइक्रोसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं। साइटोक्रोम P450 ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं उनको एलिमिनेट करना, डिटॉक्सिफिकेट करना और बाहर निकालना, ये इनका काम होता है। तो ये भी बेटा माइक्रोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है? मॉडिफाइड ER है, इनका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नर्व सेल में देखोगे, साइनैप्स में देखोगे, वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे भी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो ER के मॉडिफाई होकर के ये बनते हैं और कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये मॉडिफाई होकर के ऐसे काम ये सब काम करते हैं। और मेन काम इनका ये है RER का प्रोटीन सिंथेसिस और SER का लिपिड सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट। लिपिड में लिपिड भी, स्टेरॉयड भी, ग्लाइकोलिपिड भी और ग्लाइकोजन भी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम बेटा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। एक एक ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। फिर हमने कहा था कि एक हम वन शॉट बनाएंगे जिसमें पूरी सेल को कवर करेंगे एक ही लेक्चर में। अभी हम लोग टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। क्लियर है, ठीक।